दोस्तों, मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक नई कहानी लेकर। आई होप आप लोगों को ये कहानी बहुत अच्छी लगेगी, जैसे पिछली कहानी सब अच्छी लग रही है। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम लोग कहानी को शुरू करते हैं और जानते हैं ये स्टोरी में क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अंश इस बर्फ़ की पहाड़ियाँ से तेज़ी से नीचे उतर रहा था। ठंड के मारे उसका बुरा हाल था और वह बस किसी तरह से अपने कैंप में पहुंचना चाहता था। इससे पहले कि वह और नीचे आ जाता, अचानक उसे एक लड़की के कहरने की आवाज़ सुनाई दी। लड़की के कहराने की आवाज़ सुनकर वह बहुत परेशान हो गया। वह आवाज़ थोड़ी ही दूरी से आ रहा था। वह सावधानी से चलता हुआ उस जगह में चला गया, क्योंकि वह अपने दोस्तों के साथ हमेशा जाया करता था। अक्सर उसके साथ इस तरह से मजाक करते रहते थे उनके दोस्तों, इसीलिए वह जानता था। उसने सोचा शायद फिर से कोई दोस्त ही है जो इस तरह का मजाक कर रहा है। वह मुस्कुराते हुए वहाँ गया, लेकिन जब उसके सामने पड़ी हुई लड़की को देखा तो वह घबरा कर गया। लड़की की हालत खराब हो गई थी। उसके होंठ नीले पड़ चुके थे। उसकी तेज़ी से लड़की को उठाया। लड़की को आंखें धीरे से खुलकर नीरज की तरफ देखा और फिर अपने हाथों उसके गले में डाल दिए, जैसे वह उसे बहुत लंबे समय से जानती हो। यह सब देखकर अंश का दिल बहुत तेज़ी से धड़कने लगा। वह इस अजनबी लड़की को जानता नहीं था और यह अजनबी लड़की उसके साथ इस तरह से व्यवहार कर रही है जैसे वह उसकी पुरानी दोस्त हो। लड़की ने अपना चेहरा अंश के कानों के पास ले लिया और उसके कानों पर लड़की के स्पर्श का एहसास हुआ। वह अभी काफ़ी ऊंचाइयों पर मौजूद था। लड़की को देखकर उसे अंदाज़ा हो गया था कि वह बर्फीले तूफान के कारण यहाँ फंस गई थी। अभी भी खबरें मिल रही थी कि जल्द ही बर्फीला तूफान आने वाला है। यहाँ खबरें सुनकर वह नीचे की तरफ भाग रहा था, लेकिन अब यहाँ पर एक नया मुद्दा खड़ा हो गया था। उसने देखा कि थोड़ी दूरी पर एक तंबू लगा हुआ था। वह जल्दी से लड़की को लेकर उस तंबू में चला गया। वहाँ ज़रूरत की सारी चीज़ें मौजूद थी, जिससे अंदाज़ा हो रहा था कि अब यहाँ पर पहले भी लोग रह चुके हैं। अंश को अब इस बात का परेशान कर रही थी कि यहाँ पर कितने सारे लोग का सामना करना पड़ा हुआ है, लेकिन वे लोग कहाँ गए। उसने एक नज़र उस लड़की पर डाली जिसकी हालत बहुत ख़राब हुई थी। वह ठंड के मारे काँप रही थी। अंश को लगा कि अगर इस तरह काँपती रही तो थोड़ी देर बाद इसकी जान चल जाएगी। उसे होश में लाने की कोशिश की, लेकिन वह बुरी तरह नाकाम हो गया। काफ़ी देर तक वह इसी कोशिश में लगा रहा। लड़की ने उसके कानों में दोबारा हल्की सी फुसफुसाहट की और कहा, मुझे बहुत ठंड लग रही है। लड़की की हालत को देखते हुए अंश यह तो समझ गया कि लड़की की हालत सच में बहुत ख़राब है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। बाहर बर्फीला तूफान फिर से आ गया था। अंश को लग रहा था कि अब यह लड़की के साथ इस छोटे से कैंप में फंस गया है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि वह क्या करे। एक पल के लिए उसने दिल में यह ख्याल आया कि वह खुद यहाँ से चले जाए और लड़की को यहीं छोड़ दे, लेकिन अगले ही पल लड़की को मासूम चेहरा उसके आँखों के सामने घूमने लगा। उसने सोचा कि इन सब बेचारी लड़की का क्या कसूर है, इसीलिए वह उसके साथ ही रुकने के लिए तैयार हो गया। वहाँ आग जलाने की कोई साधन नहीं था। अब अंश को बहुत तेजी से ठंड महसूस हो रही थी। वह जानता था कि अगर काफ़ी देर तक वे दोनों इसी हालात में रहते हुए दोनों ही बर्फ में जम जाएंगे। उसे इस तरह से बचने के लिए कुछ तो करना होगा और उसे लड़की की शरीर को गर्मी देने के लिए उसके दिमाग में जो ख्याल आ रहा था, वह बार बार उस ख्याल से बचने की कोशिश कर रहा था और अपने आप को यह सब करने से रोक रहा था, क्योंकि वह जानता था कि अगर एक बार वह इस लड़की के करीब चला गया तो शायद खुद को रोकना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जब ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो उसके पास इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। उसने लड़की के ऊपर से सबसे तेज़ी से मोटा कोट उतारा। अंदर से लड़की की नाजुक शरीर सामने आया।
जिसे देखकर उसका दिल और तेज़ी से धड़कने लगा। फिर न चाहते हुए भी वह लड़की के बेहद करीब आ गया और धीरे धीरे अपने गर्म शरीर को उसी लड़की के शरीर से मिला दिया। उसे इसके दिल को धड़कन महसूस साफ सुनाई दे रही थी। जैसे जैसे अंश लड़की के शरीर की गर्मी दे रहा था, ना चाहते हुए भी वह भागने लगा। सबसे पहले उसकी नज़र लड़की के होठों पर पड़ी, जो ठंड की वजह से नीला पड़ चुका था। फिर ना चाहते हुए भी उसके ऊपर झुक गया और उसके होठों को अपने में कैद कर लिया। अब लड़की की सांसें अटकने लगी थी। जब उसने देखा कि वह घबरा गया, अब वह जल्दी पीछे हट गया, लेकिन लड़की ने हल्की सी अपनी आंखें खोली। उसके बदन फिर से कंपाहट अभी तक बंद नहीं हुई थी और फिर भी उसने लड़की को अपने शरीर की गर्मी देते न जाने कौन से कमजोरी पल आए कि अंश भागता चला गया। वह जाने पर भी उससे दूर नहीं हो पा रहा था। उसने एक बार पीछे हटने की कोशिश की थी, लेकिन लड़की ने उसे फिर से गले में हाथ डालकर उसे अपने पास खींच लिया और उसके कान में फुसफुसाते हुए कहने लगी, मुझे इस समय तुम्हारी बहुत ज़रूरत है, भगवान के लिए मुझसे दूर मत जाओ। लड़की शायद अपने होश में नहीं थी। वे दोनों अब एक दूसरे की पूरी तरह खो चुके थे। बाहर बर्फ़ गिर रही थी, लेकिन इन्हें इतनी कोई परवाह नहीं थी। ना ही अब उन्हें ठंड का एहसास हो रहा था और ना ही मौत का डर लग रहा था, जबकि वे दोनों ही उस वक्त काफ़ी ऊंचाई पर मौजूद थे। अगर वहां किसी तरह का हादसा हो जाता है तो कोई उन्हें बचाने नहीं जाएगा। और सुबह जब अदिति की आंख खुली तो उसने खुद को एक अनजान जगह पर पाया। वह हैरत में थी कि अपने चारों ओर देखने लगी। यह कैंप उसका अपना नहीं था। जब उसकी नज़र उसके पास पड़े अंश पर पड़ी तो वह एक ही झटका लगा। वह वक्त बिल्कुल भी ठीक हालात में नहीं था। अदिति के जल्दी से अपनी आंखें में हाथ डाल लिया और चिल्लाते हुए कहने लगी, तुम कौन हो और यहाँ इस हालात में क्या कर रहे हो? उसकी बात सुनकर अंश ने धीरे से आंखें खोली और बेहद गुस्से से अदिति की तरफ देखा। यह क्या तरीका है? सोते हुए इंसान की नींद ऐसे ख़राब नहीं की जाती। दरअसल वह नींद का बहुत कच्चा था। जरा सी बात में वह उसकी नींद खुल जाती थी और जब उसकी नींद पूरी ना हो, कोई उसे जगा दे तो उसका सिर बहुत तेज़ से दर्द होने लगता था। अभी भी अदिति ने उसकी नींद खराब करके उस पर बड़ा जुल्म किया था। अंश की नज़र जब अदिति पर पड़ी तो वह मुस्कुराने लगा। पिछली रात की खूबसूरत पल उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। अंश को इस तरह मुस्कुराते देख अदिति को कुछ गलत होने का एहसास हुआ। वह अंश के शरीर को तो देख रही थी, लेकिन अभी उसने अपनी हालत नहीं देखी थी। अंश ने कहा, जल्दी से अपने आप को ढक लो, वरना इससे पहले कि मेरी नीयत दोबारा से ख़राब हो जाए। यह कहते हुए अंश की आंखों फिर से खुमारी उतरने लगी। अदिति की नज़र जब खुद पे पड़ी तो शायद वह ज़्यादा घबरा गई। उसने जल्दी से पास पड़ी शर्ट उठा ली। उसे शर्ट पहनते देख अंश शरारत से मुस्कुराने लगा। यह मेरी ही है। अदिति की आंखों में आंसू आ गए और उसने अंश के सीने से हाथ मारते हुए कहा, तुमने मेरे साथ क्या किया है? मैं तुम्हें इसके लिए कभी माफ़ नहीं करूँगी। अंश ने उसके दोनों कंधों पे कसकर पकड़ लिया। उसके बेहद करीब होते हुए भी उसके चेहरे की तरफ देखा और कहा, देखो, अभी मेरे पास कोई वीडियो नहीं है जिससे मैं तुम्हें ये बता सकूं कि कल रात हमारे बीच क्या हुआ है, लेकिन मेरी यादें ज़रूर है जिसके आधार पर मैं तुम्हें यकीन दिला सकता हूँ कि कल रात तुमने अपनी मर्ज़ी से खुद को मेरे हवाले किया था। कल रात तुम्हें मेरी बहुत ज़रूरत थी। तुम्हारी हालत ठंड से बहुत ख़राब हो रही थी और तुम्हें अपनी जान बचाने के लिए मेरी ज़रूरत थी। मैंने तो सिर्फ तुम्हारी मदद की थी, लेकिन जाहिर सी बात है, जब जवान लड़का और लड़की इतने करीब आएंगे तो आग भड़केंगे ही ना। मैंने कुछ ही देर में तुम्हारे बदन को गर्मी दी थी। तुम्हारी तबीयत में सुधार होने लगा था। तुमने अपनी आंखें भी खोली थी, लेकिन उससे आगे जो हुआ वह जज्बातों में बहकर हुआ था। मैं मानता हूँ कि जो हुआ वह नहीं होना चाहिए था, लेकिन तुमने भी तो बराबर की हिस्सेदार थी। मैं बहक गया था और तुमने भी मना नहीं किया था।
वह अच्छी तरह जानता था कि इस लड़की को इस बारे में कुछ पता नहीं होगा, क्योंकि वह अपने होश में बिल्कुल नहीं थी। उसे जिंदा रहने के लिए सिर्फ गर्मी चाहिए थी, जो उसे अंश की वजह से मिल गई थी। अंश की बातें सुनकर आदिति आंखें फाड़े उसे देख रही थी। उसे विश्वास से कहा, तो क्या हमारे बीच सब कुछ हो गया है? जाहिर सी बात है, दो जवान लोग थे, सब कुछ ही हुआ होगा। लेकिन अगर यह सब कुछ नया हुआ होता तो शायद तुम जिंदा बचती, यही कहीं बर्फ के नीचे दब चुकी होती। तुम्हें तो मेरा धन्यवाद करना चाहिए कि तुम्हारी जान बचाई है। आदिति ने गुस्से से धक्का दिया। और तुम्हारा इस बात का धन्यवाद करो कि तुमने मेरी इज्जत खराब करके मेरी जान बचाई है। उस तो मुझे मार देते। अंश ने आदिति को खींचकर अपने करीब ले आया। कहने लगी, कानों के पास सर होशी के अंदाज में कहने लगा, देखो जो हुआ सो हुआ, अब ज़्यादा चिंता मत करो, जल्दी से कपड़े पहन लो और हम नीचे चलते हैं। भगवान का शुक्र है कि तूफान रुक गया है। यह कहकर उसने आदिति को छोड़ा और बाहर निकल गया। बाहर निकला तो बाहर का नज़ारा देखकर जैसे कि पैरों के नीचे ज़मीन खिसक गई हो। तूफान रुका नहीं था, बल्कि अभी तेज हो गया था। यह देखकर अंश घबरा गया। वह तेजी से कैंप में वापस चला गया। कितनी देर में आदिति कपड़े पहनकर मुंह फुलाकर बैठी थी। अंश को यह नज़ारा देखकर लड़की बड़ी ही अपनी अपनी सी लग रही थी। न जाने एक ही रात में ऐसा कौन सा रिश्ता बन गया था उसका आदिति से। ऐसा लगता था कि दोनों न जाने कब से एक दूसरे के करीब हैं, जानते हैं। वे उसकी नाराज़गी दूर करना चाहता था, उसे मनाना चाहता था, उसे विश्वास दिलाना चाहता था कि कभी तुम्हारे साथ नहीं छोड़ूंगा, बल्कि पूरे इज्जत के साथ तुम्हें समाज को सब सामने तुम्हें अपनी पत्नी बनाऊंगा। लेकिन अभी इन सब बातों का समय नहीं था, क्योंकि तूफान किसी भी समय और ज़्यादा तेज हो सकता था। इसीलिए उसने जल्दबाजी में आदिति से कहा, क्या तुम्हारे पास कोई संपर्क का साधन है? आदिति को भी अब मौसम का अंदाज का एहसास हो चुका था। वह जल्दी उठकर बाहर देखते हुए बोली, नहीं, मेरा मोबाइल न जाने कहाँ गिर गया था। मैं तो यहाँ पहली बार आई हूँ। यह जगह मेरे लिए बिल्कुल अनजान है। क्या मतलब है इन बात का? यह कैंप है तुम्हारा या नहीं? नहीं, मैंने तुम्हें बताया ना कि मैं यहाँ नहीं है। मेरा यह कैंप नहीं है। दरअसल मैं अपने साथियों के साथ बाहर चल रही थी, लेकिन फिर आवाज़ बर्फीला तूफान का आ गया और मैं बेहोश होकर गिर पड़ी। इसके बाद मेरे साथ क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं है। वह अपने साथियों को याद करने के रोने लगी। उसे रोता देख अंश का दिल कुछ तो हुआ। उसने उसे रोकना शुरू कर दिया। मेरे होते हुए तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं ना तो तुम्हारे साथियों को ढूंढूंगा, बल्कि तुम्हें बहुत जल्द घर पहुंचा दूंगा। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए हमें यहाँ से निकलना होगा। निकलने के लिए सबसे पहले मुझे नीचे मौजूद लोगों से संपर्क करना है, क्योंकि बिना किसी की मदद से हम यहाँ से नहीं निकल सकते। मेरे पास तो ऐसा भी नहीं है कि आदिति ने उसके चेहरे पर चिंता साफ देखी। रात आदिति और अंश के बीच जो हुआ उसे आदिति खुश तो नहीं थी, लेकिन कुछ ऐसा था जो अंश से ज़्यादा देर नाराज़ भी ना रह सके। कोई डोर ही थी उसे अंश की खींच रही थी। रात को जब मिलने सिर्फ दोनों के बदन एक किया था, बल्कि शायद दोनों के दिलों को भी जोड़ दिया था। आदिति ने उसके कंधे पे हाथ रखा और कहा, थोड़ी देर के लिए बैठो, शांत होकर सोचो। हो सकता है कि कोई रास्ता निकल जाए। हमारे पास बैठने का समय नहीं है। अगर हम यहाँ बैठ गए तो यह तूफान हमें पूरी तरह निगल लिया होगा और हम भी इसी पहाड़ में जमे हुए मिलेंगे। भगवान के लिए ऐसी बात मत करो। अगर इंसान अच्छी बात नहीं कर सकता तो कम से कम बुरी तो बात नहीं करना चाहिए। आदिति ने मुंह बनाते हुए कहा। आदिति,
मैंने कोई गलत बात नहीं की, मैंने तो सिर्फ सच ही कहा है। अगर आपको इस बारे में अच्छी तरह पता होगा, क्योंकि आपको जमने में ज़्यादा डर लगता है, इसी वजह से तो कल रात को मेरे साथ इतनी चिपकी हुई थी, मुझे छोड़ने का नाम नहीं ले रही थी। अंश की याद दिलाने की उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया और थोड़ा चिढ़ते हुए बोली, ठीक है, अब इस बात को भूल जाओ, मैं भी भूल गई हूँ। अंश को आदिति के यह शर्माया रूप बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बेहद करीब आ गया, उसे अपनी बाहों में लेकर कहने लगा, आदिति, कैसे भूल सकता हूँ वो लम्हा जो मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हे थे। तुम्हें पता है, मेरी पहली बार किसी लड़की को इतने करीब से देखा है और मुझे पहली बार किसी लड़की को देखने का मौका मिला है। तुम्हें देखकर तो मैं सारी इच्छाएं पूरी हो गई है। अब तुम्हारे अलावा मुझे कोई नज़र नहीं आता। जी चाहता है हम हमेशा के लिए यहीं फंसे रहें और एक दूसरे के बाहों में। फिर से भौंकने लगा था। वैसे ही आदिति, एक बात तो पक्की है, हम यहाँ से जाते हैं, तुम्हारी शादी कर लेंगे। तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं है ना? यह कहते कहते अंश की गरम गरम सांसें आदिति के गर्दन में पड़ने लगी थी। अंश के गर्म होठों को स्पर्श आदिति अपने गर्दन में महसूस करने लगी थी। आदिति ने जब उसकी बदलती हुई नीयत देखा तो उसका ध्यान फिर से तूफान की ओर खींचा और कहा, फिलहाल ये सब कुछ करने का समय नहीं है, पहले यहाँ से निकलने के बारे में सोचो, फिर तुम्हारे बारे में कुछ सोचती हूँ। यह कहकर फिर से वो मुस्कुराने लगी, लेकिन आदिति को यह पता नहीं था कि अब आगे उसकी ज़िंदगी में क्या क्या होने वाला है। वह तो बस अंश के साथ अपनी आने वाली ज़िंदगी के नए सपने संजाने लगी थी। कुछ ही देर बाद तूफान थमने लगा था और कुछ बचाव कर्मी भी लोग बचाने के लिए आए हुए थे, क्योंकि तूफानी बारिश के कारण लोग तूफान में फंसे हुए थे। आदिति और अंश भी होटल में पहुंच चुके थे। वह एक ही होटल में ठहरे हुए थे। अगले ही दिन आदिति और घरों के लिए निकल चुके थे। आदिति फोटोग्राफर थी और वहां बर्फीली वादियों में फोटोग्राफी करने आई थी, जबकि अंश अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने आया था। दोनों एक दूसरे से फ़ोन नंबर लिया, इस वादे पर जुदा हुए कि यहाँ से जाने से तीसरा दिन बाद ही अंश अपना रिश्ता आदिति के घर पहुँच आएगा। आदिति हवा में उड़ रही थी और घर जाकर अंश ने रिश्ते का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन उसका इंतज़ार ही रह गया। अंश ने अपना रिश्ता नहीं भेजा। 4 दिन गुजर गए थे। मजबूर होकर आदिति ने अंश को फ़ोन किया, लेकिन अंश का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। आदिति बहुत ज़्यादा बेचैन थी। उसके दिल में बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। क्या उसने धोखा दिया है? अगर ऐसा था तो वह अंश को कभी माफ़ नहीं करेगी। उसने उसकी मोहब्बत पर विश्वास के साथ खिलवाड़ किया था। अंश का इंतज़ार करते करते 15 दिन हो चुके थे और अंश का कोई पता नहीं आया था और न ही उसका कोई फ़ोन कॉल आया था। अभी आदिति को अपनी तबीयत में कुछ बदलाव महसूस होने लगे थे। जब आदिति की माँ ने उससे बदलते हुए तबीयत को देखा तो वह तुरंत उसे डॉक्टर के पास ले गई। वही हुआ जिसका डर था। आदिति माँ बनने वाली थी। आदिति की माँ अपना सर पकड़कर बैठ गई और कहने लगी, आदिति, तूने क्या किया? हमने तो तेरे ऊपर पूरा विश्वास किया था। तू जहाँ भी जाने के लिए रहती है, तुझे अकेला भेज देती हूँ, लेकिन तूने तो हमारे विश्वास को ही चोट पहुँचा दे। आदिति कुछ कहने के काबिल ही नहीं बची थी। आदिति की माँ बच्चों को गिरना नहीं चाहती थी, लेकिन आदिति ने कह दिया कि इस बच्चे को जन्म दूंगी। आदिति की जिद के आगे उसकी माँ बेबस हो गई। आदिति अपनी माँ के साथ घर में अकेली रहती थी। उसके पापा का कई साल पहले देहांत हो चुका था। आदिति नौकरी कर रही थी और अपनी मम्मी का पेट पालती थी, और साथ ही कुछ महीने के बाद यह बुरी खबरें मोहल्ले में पूरी तरह फैल गई थी। आदिति कुंवारी ही माँ बनने वाली है। सब लोग उससे रिश्ते नाते तोड़ लिए थे। उसने अपना घर आना जाना बंद कर दिया था। आदिति की माँ आदिति को देख देख कर उड़ती रहती, समझाती रहती, आदिति, मेरी मान लो तो इस बच्चे से छुटकारा पा लो और अपनी ज़िंदगी की शुरुआत फिर से कर लो। आदिति इस बच्चे को गिराना नहीं चाहती थी। उसने तो अंश का प्यार था,
यह उसके प्यार की निशानी था, लेकिन अंश ने उसे धोखा दिया है। वो अंश को धोखे को नहीं भूल सकती। और जब पूरे 9 महीने बाद अदिति की डिलीवरी पेन शुरू हुआ तो उसकी माँ की भी हालत अस्पताल लेकर गई। डॉक्टर ने बोल दिया कि अदिति का ऑपरेशन होना ज़रूरी है, नहीं तो जान जा सकती है। अब जब फॉर्म पर अदिति के बच्चे का पिता का नाम पूछा गया तो माँ और अदिति दोनों चुप थे। इससे पहले ही नर्स दोबारा बच्चे का बाप का नाम पूछता, नर्स का फ़ोन बजने लगा। उसने फ़ोन पर कुछ बातें की और वहाँ बिना फॉर्म फिल कर ही वापस चली गई। थोड़ी देर बाद अदिति का ऑपरेशन शुरू हो गया। बेहोश होने से पहले उसे बस इतना याद था कि उसके कमरे में एक डॉक्टर दाखिल हुआ था। उसके हाथ में 2 नर्सिंग भी था। उसके बाद उसे कुछ याद नहीं था। होश आया तो उसके बगल में प्यारे से छोटा सा बच्चा लेटा हुआ था। उसकी एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया। उसका चेहरा देखते हुए अदिति की आंखों में छल छल ला उठे और बिल्कुल अंश की कॉपी लग रहा था। वही काला तिल जो अंश की थोड़ी सी नीचे था। थोड़ी ही देर बाद डॉक्टर कमरे में दाखिल हुआ और अदिति और उसके बच्चे को चेक करने लगा। उसे डॉक्टर ने मास्क पहना हुआ था, लेकिन वह जिस तरह बच्चे को गोद में उठाकर चेक कर रहा था, साथ ही साथ उसे प्यार कर रहा था, अदिति को अजब सा महसूस हो रहा था। तभी अदिति उससे कुछ कहती कि एक नर्स कमरे में दाखिल हुई और कहने लगी, डॉक्टर, अंश नंबर 5 की पेशेंट को इंजेक्शन देना है। या अंश सुन रहा था। अदिति अंदर से हिल कर रह गई। वह विश्वास था कि डॉक्टर की तरफ देख रही थी। डॉक्टर ने भी उसकी बच्ची को बराबर में लेट दी थी। उसने पहले ही डॉक्टर वहाँ से जाता अदिति ने उसका हाथ पकड़ लिया। कहने लगी, बताओ कौन हो तुम? हटाओ अपना मास्क, मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ। अगले ही पल डॉक्टर ने अपना मास्क हटा दिया। यह कोई और नहीं बल्कि अंश ही था, अदिति का अंश। अचानक से अदिति का अंश का हाथ छोड़ दिया। अंश नज़र झुकाए खड़ा था। अदिति मुंह में सिर्फ इतना निकाला था, अंश तुमने ये कुछ क्यों किया मेरे साथ? जरा भी ख्याल नहीं आया? कि आंखों में आंसू थे। कहने लगा, मुझे माफ़ कर दो अदिति, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया था, लेकिन मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि तुम प्रेग्नेंट हो चुकी हो। यह तो मुझे उस समय पता चला कि तुम हॉस्पिटल में एडमिट हुई और बच्चे के बारे में पूछ रही थी। जिस समय तुम्हारी माँ बच्चे के बाप का नाम के बारे में खामोश हुए खड़ी थी, मैं कुछ समझ पाता कि मैंने नर्स को फ़ोन करके अपने पास बुला लिया और उसे फॉर्म फिल कर दिया था। मैंने बच्चे के बाप का नाम अंश मल्होत्रा डाला था क्योंकि यह बच्चा मेरा है, मेरा खून था। अंश अपनी बच्ची को प्यार से देखते हुए कह रहा था कि फिर कहने लगा, दीदी तुम्हारा ऑपरेशन भी मैंने ही किया था। मेरा भगवान जानता था कि अभी तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। दिन रात मैंने तुम्हारी याद किए थे, तुम्हारी याद में दिन रात तड़पा हूँ, लेकिन मैंने जानबूझकर तुम्हारे घर अपना रिश्ता नहीं लेकर गया था क्योंकि मैं इस काबिल नहीं था कि तुम्हारी अपनी जोड़ी बना सके। क्योंकि वहाँ से वापस आते ही हमारी कार का एक बड़ा एक्सीडेंट हो गया था जिससे मेरी एक टांग बुरी तरह खो चुका था। कई महीनों हॉस्पिटल में रहने के बाद मुझे नकली टांग लगा दी गई थी। अचानक ही अदिति की निगाह अंश के पैर में पड़ी। उसे ध्यान भी नहीं दिया था कि अंश लंगड़ा कर चलता है। वह आंखें फाड़े के फाड़े अंश को देख रही थी। अंश दोबारा बोल, अदिति मैं ही था, मुझे भूलकर एक भरपूर मर्द के साथ अपनी ज़िंदगी बिताओ, इसीलिए मैंने अपना रिश्ता नहीं भेजा था। मुझे माफ़ कर दो अदिति, मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। यह सुनकर अदिति फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, अंश तुमने कैसे मान लिया कि हमारे प्यार की डोरी इतनी कच्ची है जो तुम्हारे एक टांग चले जाने पर भी टूट सकती है। मैं तुम्हारे शरीर से प्यार नहीं की हूँ, मैंने तुम्हारी आत्मा से प्यार की हूँ। हमारी बेटी दोनों की है, तुम्हारी सख्त ज़रूरत है। तन्हा चलते चलते मैं थक चुकी हूँ, अब मुझे अपनी पन्हाओं पर ले लो। अंश ने उसे अपनी बाहों में कसकर भर लिया, उसके माथे में चूमते हुए कहा कि अदिति मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ। गलत था, मुझे लगता था कि तुम्हें अधूरे इंसान की
अपना लिया होगा, लेकिन आज तुम्हारी मोहब्बत मुझे तुम्हारी गुलाम बना दिया। और फिर कुछ दिन बाद अंश और आदिति की शादी हो गई थी। अंश को अपने साथ घर लेकर आया था और अपनी बच्ची को भी। सच कहते हैं ना, प्यार में मजबूर और खामियां नहीं देखी जाती, हमारी आंखों के सामने रहे, यही हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। आदिति और अंश की एक खुशहाली ज़िंदगी गुजरना शुरू हो गया और दोनों खुशी खुशी से रहने लगे। तो दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी? आई होप अच्छी लगी होगी। तो चलिए, बिना लेट किए हुए आप लोग लाइक कीजिए और अच्छे से शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और यदि चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप लोगों के साथ नई कहानी रोज़ शेयर कर सकूं। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं।